So, a very good evening to everyone. Myself, Dr. Naresh Rangda, Associate Professor, ISF College of Pharmacy. So, today in this ISF IQAC Cell sponsored dialogue series, I would like to invite today's speaker, Mr. Pankaj Dagar. Mr. Pankaj Dagar is a GPET mentor at Growtree Academy, which is an online academy, and he has been a alumni of Birla Institute of Technology, Mishra. He has qualified GPET twice and NIPER two times. So, hand over to you, sir. Good evening, sir. Thank you so much for inviting me. I would also like to thank IQAC Cell for inviting me here. And good evening, everyone. So my name is Pankaj Dagar. Sir already told me that we have to take this session for GPET. अगर हम बात करेंगे GPET की, तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी, ठीक है? वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि जितने भी अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, ओके? चलिए, तो जीपैट की अगर बात करेंगे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीपैट है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे हमको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, कौन कौन से किताब ऐसी जरूरी है जिनसे हमको पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक ऐसे जरूरी है जिनसे हमको पढ़ना होगा, ठीक है? ये सब चीजों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे सेशन। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें क्या है कि हमको पता है जीपैट जो है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और यही जो टेस्ट है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो नेट के लिए, गेट के लिए, नीट के, आईआईटी जेईई सबका एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है। दैट मींस कि अपना लेवल तो है बाबा, ठीक है? उसके अलावा जीपेट के एग्जाम में 125 एमसीक्यूज आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और आपने अगर करेक्ट ऑप्शन दिया है, उसमें आपने जो करेक्ट ऑप्शन उसको चूज किया है तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, और आपने अगर गलत चूज किया है तो आपको -1 मार्क्स मिलते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि हर साल इंडिया में फार्मेसी से अराउंड 4 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, और उसमें से अराउंड 50,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीपेट के एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। दैट मींस जिस बच्चे ने ये सेलेक्ट किया है कि उसको जीपेट का एग्जाम देना है, उसने 3.5 लाख स्टूडेंट को ऐसे पीछे छोड़ दिया। अब 3.5 लाख स्टूडेंट से ऐसे ही डिफरेंट हो गए उस सेशन में। उसके 10% स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं, जो अच्छी तैयारी करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन होता है, देन वो आगे जाते हैं, ठीक है? तो एक इकलौता एग्जाम है फार्मा का, और मेरा ये मानना है कि आप चाहे 3rd ईयर से जीआरई की प्रिपरेशन करें, आप चाहे कैट के एमबीए के लिए प्रिपरेशन करें, चाहे आप जॉब के लिए प्रिपरेशन करें, बट आपने 4 साल जब फार्मा को दिए हैं, आप बी फार्मेसी अगर कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको जीपेट के अपियर होना बनता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि इकलौता एग्जाम है हमारे फार्मा का जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम, तो आपको वो एग्जाम तो जरूर देना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि मैं क्या करूंगा जीपेट देके, मेरे को तो जॉब करनी है, मेरे को तो इसलिए जाना है। कोई इशू नहीं है, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन आपने जो 4 साल जो पढ़ाई करी है उसको अगर आपको समराइज करना है वन टेस्ट, तो आप उसको इजीली समराइज कर सकते हैं और अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उस चीज के लिए जरूरी है जीपेट, ना कि सिर्फ इसलिए कि आप जीपेट देंगे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप किसी, वो चीजें अलग हैं। मेन चीज होती है कि आप अपना बैकग्राउंड कैसे बिल्ड करते हो जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है? चलिए, बेनिफिट्स ऑफ जीपेट। जीपेट के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहली चीज स्कॉलरशिप फॉर 2 इयर्स। हाँ ठीक है, अभी कंट्रोवर्सी थोड़ी चल रही है इसको लेके, बट लेट मी टेल यू कि अभी जो प्रेसिडेंट है पीसीआई के, डॉक्टर मंटू पटेल, उन्होंने अभी खुद अनाउंस किया है कुछ दिन पहले कि वो कन्वर्सेशन चल रही है एआईसीटीई और पीसीआई के बीच में कि इस चीज का क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों को, क्योंकि स्कॉलरशिप देनी तो है, तो चाहे वो पीसीआई दे, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स दे, जो भी दे, लेकिन स्कॉलरशिप जो है वो डेफिनेटली मिलने वाली है, ये मेरा मानना है जितना मैंने अभी तक सर्वे किया है इस चीज के बारे में, ठीक है? देन बेस्ट एमफार्म कॉलेजेस, मैं आपको बताऊं ना 5 ऐसे कॉलेज बता रहा हूं जो आपके ड्रीम कॉलेज होने चाहिए ड्यूरिंग योर बी फार्म। सबसे पहला, आप अगर टॉप पे रखेंगे तो ऑब्वियसली सब लोग नाइपर पे रखते हैं, नाइपर में भी आप टॉप 3 कॉलेजेस को रखिए नाइपर में, जी। इज देयर एनी डाउट? ओके,
माय वॉइस इज ऑडिबल ना? Yes, Yes, sir. Pankaj ji, please. Okay, if you have any doubt now, you can ask me in chat box or you can unmute yourself. Okay, फिर से आते हैं वापस। एम फार्म कॉलेजेस में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला आप ना जो प्रायोरिटी पे रखोगे, नाइपर को रख सकते हो। नाइपर में भी टॉप 3 नाइपर्स कौन कौन से? मोहाली, हैदराबाद और अहमदाबाद। ऐसा नहीं है बाकी कॉलेज अच्छे नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपके ड्रीम कॉलेज कौन से होने चाहिए। उसके अलावा आईसीटी मुंबई, आईसीटी मुंबई, आईसीटी मुंबई के ना 3 जगह सेंटर है इसके, ठीक है। तीनों सेंटर्स में फार्मेसी के फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जो है तीनों सेंटर्स में अवेलेबल है, लेकिन जो आईसीटी मुंबई जो मेन सेंटर है उसमें 3 अलग-अलग ब्रांचेस और अवेलेबल है। तो यहाँ पर 18 सीट्स जो होती हैं आईसीटी मुंबई में वो मेन ब्रांचेस की होती है। इसमें फार्मास्यूटिक्स आता है, मेडिसिन केमिस्ट्री आता है, नेचुरल प्रोडक्ट आता है और फार्माकोलॉजी आता है। उसके अलावा इसमें 18 सीट्स जो है वो तीनों कैंपसेस में अवेलेबल हैं फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई में। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं आईसीटी मुंबई के लिए फॉर 4 ब्रांचेस। और अगर आप जीपैट क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप अप्लाई कीजिए। आईसीटी मुंबई जो है अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है और एग्जाम के थ्रू वहां पर एडमिशन होता है, ठीक है। देन उसके अलावा ऑब्वियसली आईआईटी बीएचयू आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी। देन मैं एक कॉलेज और इसमें रखता हूं, अगर आप लोगों को शायद नहीं पता होगी ये चीज, आईएसएम धनबाद जो है वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईएसएम धनबाद। इसके अंदर ये लोग एमटेक इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कराते हैं, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए क्या होता है, आईएसएम धनबाद के लिए आपको जीपैट के साथ गेट भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। गेट क्वालिफाई करना होता है बेसिकली आपको आईएसएम धनबाद के लिए, बट आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए, क्लियर है। देन उसके बाद आप कॉलेज जो है अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, चाहे वो आप टिप्सार चूज करें, चाहे आप जामिया चूज करें, बिस्लानी चूज करें, वो आपकी मर्जी, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनआईआर। ये लेकिन जो पहले 5 कॉलेज मैंने बताए हैं ये आपके ड्रीम कॉलेज होने चाहिए, जो सपना होना चाहिए कि हाँ मुझे इस कॉलेज से अपना मास्टर्स करना है। देन जिन बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट होता है उनको रिसर्च करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि एलसीएमएस, एचपीएलसी, जीसीएमएस, एचपीटीएलसी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हर इंस्टीट्यूट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड हैं या फिर जो एक पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब इंस्टीट्यूट में आपको मिलेंगे। जो मैंने आपको जितने भी इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं लिखे हैं यहाँ पे, इन सब में वो सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। तो आपको रिसर्च में अगर अपना कैरियर बनाना है, अपना करियर को ग्रो कराना है, तो करियर के लिए आपको रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। देन प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ऑब्वियसली ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ सबसे पहले जितनी अच्छी कंपनी होगी सबसे पहले यहाँ पर आएगी बच्चों को लेने के लिए, प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं जिनमें एमफार्म कॉलेजेस, जिनमें एमफार्म का जो कोर्स है वो चल रहा होता है, उनमें ना कोई बार नहीं होता है। लाइक किसी कंपनी ने कोई कंपनी आई प्लेसमेंट ड्राइव के लिए तो उसमें कोई बार नहीं होता है, क्योंकि वो 10,000 पे भी रिक्रूट कर रहे हैं बच्चों को, 15,000 पर मंथ की सैलरी पे भी रिक्रूट कर रहे हैं बच्चों को। लेकिन जो मैं आपको ये इंस्टीट्यूट्स बता रहा हूँ, चाहे वो नाइपर हो, आईसीटी मुंबई हो, इन्होंने बार सेट किया हुआ है कि एक इतनी मिनिमम सैलरी है, इसके अलावा आप आ ही नहीं सकते, उससे अगर नीचे सैलरी दोगे। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को मजबूरी में 15,000 10,000 ज्वाइन करना पड़ जाता है, लेकिन वही कंपनी जब उठाकर लेकर जाती है बच्चे को आईसीटी मुंबई का, आईआईटी बीएचयू का, नाइपर का, तो वो उससे डबल या ट्रिपल सैलरी लेकर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बेस्ट कॉलेज चुनना जरूरी होता है। पीएचडी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है वहां से। पीएचडी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी आपको, या तो आप उन्हीं इंस्टीट्यूट से कर सकते हो या फिर जो आपके गाइड होते हैं उनके बाहर कोलैबोरेशंस होते हैं, उनके आईआईटीज के अंदर कोलैबोरेशंस होते हैं और आईआईटीज के अंदर आप जा सकते हो, या फिर इंडिया के बाहर अब्रॉड कोलैबोरेशंस होते हैं, कोलैबोरेशन के थ्रू आप जा सकते हो इंडिया के बाहर पीएचडी करने, ठीक है। अब बात आती है आईआईटीज और एम्स की। जब हम लोग 12th क्लास में होते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों का एम होता है, जो लोग बायो बैकग्राउंड से होंगे तो उनका मन होता है कि वो एम्स से करें, या फिर कुछ बच्चों का मन होता है कि वो आईआईटी या किसी कॉलेज से अपना बैचलर्स करें। बट अभी भी आप लोगों के पास वो चांस है कि आप वापस मुड़ के उस ही स्टेट में जा सकते हो, उस ही कॉलेज में जा सकते हो जो आपका एक टाइम पे ड्रीम कॉलेज रहा होगा 12th में।
मैं आपको बता देता हूं कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर, ये सब इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो सब के सब पीएचडी ऑफर करते हैं फॉर जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। और इवन मैं आपको बता दूं, बी फार्म के बाद आप जीपेट का स्कोर लेकर डायरेक्टली आईआईटीज में अप्लाई कर सकते हो फॉर द पीएचडी। यकीन ना हो तो आज जाना किसी भी आईआईटी का ब्रोशर निकाल के देख लेना पीएचडी का, उसमें क्लियरली मेंशन है बी फार्म किए हो, जीपेट क्वालिफाइड हो, आप अप्लाई कर सकते हो उस चीज के लिए, पीएचडी के लिए, ठीक है। और एम्स में आप मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी कर सकते हो। एम्स का हर बार एग्जाम होता है और जिन बच्चों को नहीं पता वो लोग लिख सकते हैं इस चीज को कि एम्स में मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी आप कर सकते हो। तो ये कॉलेजेस हैं जो आप जीपेट जो है वो आपको बेनिफिट देता है कॉलेज में ना। अब तैयारी कैसे करनी है जीपेट की? जीपेट की तैयारी के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो हमारी मेजर माइनर थ्योरी है, जिसके हिसाब से हम लोग क्या किया हुआ है, सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेजर सब्जेक्ट्स की, तो उसमें हमने सब्जेक्ट रखे हुए हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन हमने माइनर सब्जेक्ट में रखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। क्यों रखा हुआ है ये आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों उसको मेजर और माइनर में रखा हुआ है। और ये कुछ इंटरमीडिएट में रखे हुए हैं, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स है ये। इनको क्या करना होता है, मिनिमम प्रिपरेशन से मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स की अगर बात करूंगा, तो फार्मास्यूटिक्स में फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हमारा आता है, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं टैबलेट, कैप्सूल्स, एरोजोल्स पढ़ते हैं, ठीक है। टैबलेट, कैप्सूल, एरोजोल्स, माइक्रो एनकैप्सुलेशन पढ़ते हैं, पैकेजिंग पढ़ते हैं, स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं। ये सारी चीजें फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बेस्ट बुक क्या है इसके लिए सबको पता है, लीवरमैन, लेक्मेन, लीवरमैन हमारी बेस्ट बुक होती है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जीपेट क्रैकर की बुक यूज कर सकते हैं, पीएस पब्लिकेशन की, उससे भी आपको अच्छा आउटपुट मिलने आने वाला है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के लिए। उसके अलावा एक और जो फार्मास्यूटिक्स के अंदर सब्जेक्ट आता है वो है फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी की अगर मैं बात करूंगा, इसके अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर, माइक्रोमेनेटिक्स, रियोलॉजी, उसके अलावा कॉलॉइड, सस्पेंशन, इमल्सन, ये टॉपिक हैं। और इससे हर साल 10 से 12 क्वेश्चन, इवन मोर 10 से 12 क्वेश्चन इससे आते हैं। और बहुत लोग हो सकता है आपको मार्टिन से पढ़ने के लिए बोलूंगा, बट अगर आप मेरी बात मानोगे, मैं आपको बोलूंगा इस बुक को आप, इस सब्जेक्ट को आप एसपी अग्रवाल की बुक से पढ़िएगा। एसपी अग्रवाल की बुक जो है एसएटी अप्रूव्ड बुक है वो। और उस बुक में क्या है कि आप जैसे ही आपकी यूनिट खत्म होगी, उसके पीछे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिजिकल फार्मेसी की एसपी अग्रवाल की बुक जो है वो मुझे जीपेट के लिए बेस्ट बुक लगती है और फिजिकल फार्मेसी। देन हमारे अगर बात करेंगे हम लोग फार्माकोलॉजी की, अगर बात करेंगे हम लोग, फार्माकोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले तो आप सिस्टम डिवाइड कर लो। सबसे पहले आपको जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ना है, देन आपको एएनएस पढ़ना है, देन आपको सीवीएस पढ़ना है, देन आपको सीएनएस और एंटीबायोटिक्स पढ़ना है। ये फॉर्मेट रहना चाहिए आपको पढ़ने का। जब भी आप किसी भी क्लास की ड्रग्स को पढ़ेंगे, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन को आप प्रायोरिटी इसलिए ले लीजिए, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन से आपका 50% काम जो होता है उस टॉपिक का खत्म हो जाता है। तो आप अगर आज से जीपेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका डेली ये काम होना चाहिए कि आप किसी भी एक क्लास की ड्रग्स को पहले दिन से स्टार्ट कर दीजिए याद करना। हो सकता है कि आप एएनएस पढ़ रहे हो लेकिन आपका क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया, तो ठीक है, आप सीबीएस क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्लासिफिकेशन आपको पहले याद कर लेनी है सारी। उसके लिए आप केडीटी की बुक यूज कर सकते हैं जो कि सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए आती है। और फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए मैं आपको बुक बताता हूँ, पढ़िएगा। आपको हो सकता है रेंगन डेज बोले, बहुत सारी बुक बोले अलग अलग लोग, स्पर्श गुप्ता की बुक आती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो मुझे बता दीजिएगा, हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहाँ पे आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, हैं ऑलरेडी, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्पर्श गुप्ता जो है वो एक्चुअल में एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए बुक लिखी गई है, लेकिन ये इतना शॉर्ट में एकदम क्रिस्प लिखा हुआ है, इस जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसका रिव्यू किया हुआ है स्पर्श गुप्ता में, और साथ में ट्रिक्स दी हुई है। और बेस्ट चीज ये है कि इस बुक के एंड में जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एमसीक्यूज से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू मी स्पर्श गुप्ता जो है वो बेस्ट बुक है फॉर जीपेट, ठीक है। चलिए फार्माकोलॉजी की बात अगर हम बात करेंगे, बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की।
फार्म एनालिसिस। फार्म एनालिसिस को हम डिवाइड करते हैं 3 टॉपिक में ब्रॉडली अगर बात करेंगे तो एक टाइट्रेशन, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक क्रोमेटोग्राफी। किसी को अगर कोई वर्ड लिखा हुआ समझ में नहीं आए या फिर किसी बुक का नाम रिपीट कराना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन आप आशुतोष कर की जो बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं, आशुतोष कर। ये सब बुक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, सब बुक, कोई ऐसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूं मैं जो आपको नहीं मिलेगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप अलग अलग बुक यूज कर सकते हैं, आप पाविया यूज कर सकते हैं, आप सिल्वरस्टीन यूज कर सकते हैं, आप पैकेट एंड स्टैनले यूज कर सकते हैं। ये सब बुक से आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ सकते हैं वाई आर शर्मा से, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, वाई आर शर्मा से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को और प्रिपेयर कर सकते हैं जीपेट, ठीक है। तो ये बुक हो गई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जैसे फिजिकल फार्मेसी है वैसे ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 13 to 14 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री से एक्चुअल में क्या होता है, कुछ बच्चे घबराते भी, मैंने इसको इसलिए माइनर में रखा हुआ कि इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, और उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो है हम फार्माकोलॉजी की बेसिस पे भी सॉल्व कर देते हैं। दैट मीन्स कि इतना वास्ट सिलेबस को अगर हम कवर ना करके हम कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लें उसके साथ में तो हमको बेटर बेनिफिट्स मिलकर आए हैं अभी तक। तो हम क्या करते हैं, इसको हमेशा माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी में। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है बफर और सॉल्यूशंस। ये 2 टॉपिक का लोग हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल मेथड एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी जो होता है, बफर से क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन मिलेगा आपको। बस यही 2 टॉपिक पढ़ के जाने हैं, बफर्स और सॉल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी इसी में कंप्लीट हो जाती है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, देन आपको पढ़ना है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जितने भी हैं, ठीक है। देन आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी है, स्टरलाइजेशन पढ़नी है और स्टेरिंग टेक्निक्स पढ़नी होती है, और उतने में आपका माइक्रोबायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाता है। बायोफार्मास्यूटिक्स को आप ब्रह्मांकर बुक से पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर मैं आपको एनालिसिस दिखाऊं पिछले कुछ साल के, देखिए फार्माकोलॉजी में हर टॉपिक कितने क्वेश्चन पूछे गए ये एनालिसिस की हुई है। देखो 2017 में जनरल फार्माकोलॉजी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में 5, 19 में 4, 20 में 4, 21 में 4, 22 में 3। दैट मींस कि जनरल फार्माकोलॉजी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक से सोच लो 6 क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं सिर्फ एक टॉपिक से जनरल फार्माकोलॉजी। एएनएस से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फार्माकोलॉजी हमारे लिए ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं कि एंटी कैंसर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। यहाँ पर देखो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 17 में, 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 20 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन आप, कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक को आपको कम प्रायोरिटी देनी है, कौन सा टॉपिक को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स में जिसमें आपको बात करा था, फिजिकल फार्मेसी में 2022 में 12 क्वेश्चन पूछे गए, अपने आप में एक मेजर सब्जेक्ट है ये। 2021 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे गए। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यानी टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल्स, इन सब से 11, 10, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये पूछे गए। ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एग्जाम के लास्ट वीक में भी अगर पढ़ लोगे तो कंप्लीट हो जाएगी। उसमें टॉपिक ही सिर्फ इतने आते हैं, आपको शेड्यूल पढ़ने हैं, आपको एक्ट्स पढ़ने हैं और आपको जितने भी ये फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स के नंबर जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं, बस उतने में सफिशिएंट होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट करना, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस पे आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बताया बफर सॉल्यूशन से वहां से क्वेश्चन आता है, मेटल केमिस्ट्री से वही 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको हमेशा माइनर में रखते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत आप लोग के इंपॉर्टेंट है। देन बायोकेमिस्ट्री आपके लिए 10 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने इसी के बेसिस पे हमने मेजर और माइनर थ्योरी जो बनाई है अपनी सब्जेक्ट को सिलेक्शन, ठीक है। ये हमारा एनटी ने दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज वेटेज, ये हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं कुछ भी, ये एनटी ने इस तरीके से दिया हुआ है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
इसके अंदर आपके एनालिसिस के क्वेश्चन भी होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी होंगे, मेंटल केमिस्ट्री के भी होंगे, बायोकेमिस्ट्री के भी होंगे, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे क्वेश्चन आएंगे। फार्मास्यूटिक्स, इसके अंदर आपका माइक्रोबायोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जितने भी हैं हमारे, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। फार्माकोग्नोसी के 10 क्वेश्चन बोला जाता है, ऐसा फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट जनरली नहीं पूछा जाता है उसमें। फार्माकोलॉजी जो है उससे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी फार्माकोलॉजी के अंदर ही हैप के क्वेश्चन भी आते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी के। देन अदर सब्जेक्ट इसमें आपके ये सब सब्जेक्ट, मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट्स जो आते हैं वो सब सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इसी हिसाब से बनते हैं आपके 125 क्वेश्चंस, जो कि होते हैं 500 मार्क्स के। चलिए, अब किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है, अप्रोच आपको किस तरीके का रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है। स्ट्रक्चर गिवन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है, इसमें से बताइए करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। क्या वो sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, या sp3d होगा। बताइए। एनीवन? मेघा, पवन, भरत, कोई आंसर देना चाहता है इसका? मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा उसके बाद। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए इस चीज का। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कोई नाम बता सकता है मुझे इस कंपाउंड का? एनीवन? क्या पढ़ रहे हैं जी आप? फाइनल ईयर में, क्या थर्ड ईयर में? चलिए, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ स्ट्रक्चर गिवन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आप एरोमेटिसिटी की बात करोगे, एरोमेटिसिटी के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा रूल होता है कि प्लेनर होना चाहिए, तीसरा होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो सब कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। इसका क्लियरली ये मतलब होता है कि जितने भी उस साइक्लिक रिंग के अंदर एटम्स होंगे वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है और उसके साइक्लिक रिंग के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तभी वो एरोमेटिक है। तो इसका क्लियरली आंसर पहले ही लाइन से। ओके, चलिए, अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करने की बात करोगे, कैलकुलेट करने की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो बॉन्ड पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3। और कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ, कि लोन पेयर भी है। क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, कितना हो गया 4, 4 मतलब sp3 लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये जो यहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है वो एक्चुअल में लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और इसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करता है। ये यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन के अंदर नहीं रहता। दैट मींस इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर इसके पास नहीं है, और इसीलिए इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द pH ऑफ सॉल्यूशन इफ 100 ml of 0.1 molar acetic acid added to 100 ml of 0.1 molar sodium hydroxide solution। ये GPAT 2022 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने इसको। आप में से कोई बता सकता है कि उसकी pH क्या होगी सॉल्यूशन की? एनीवन? ट्राई कीजिए।
अटेम्प्ट लेंगे तो डेफिनेटली आप उसका आंसर दे पाएंगे, बहुत ईजी है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, मान लीजिए मेरे पास एक ये बीकर है, इसमें एसिटिक एसिड है, 100 ml है, 0.1 मोल है। और मेरे पास एक दूसरे बीकर में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है 100 ml है, 0.1 मोल। ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको, और बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट बनेगा यहाँ पर सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ठीक है। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा जिसने एक्चुअल में तैयारी करी होगी, वो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेगा और उसको आंसर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जब न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर एक चीज पढ़ते हैं हम लोग कि अगर आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कराओगे और जब वो इक्विवेलेंस पॉइंट पर होगा तो उस सॉल्यूशन की पीएच हमेशा बेसिक होगी। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन है 8.7 जिसकी बेसिक पीएच है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कराते हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो पीएच होती है वो हमेशा बेसिक होती है, और एक ही ऑप्शन है 8.7 जो कि बेसिक है, बाकी सब 3 एसिडिक है, एक न्यूट्रल है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर बनता है। रीजन क्या है इसका? रीजन है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, देखो इसके 10 मिलीमोल्स हमारे पास अवेलेबल है, इसके 10 मिलीमोल्स हमारे पास अवेलेबल है। जब इन दोनों को हम हाइड्रेशन कराएंगे या फिर हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो डेफिनेटली 1 मोल की रिएक्शन है तो 10 मिलीमोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। बचेगा सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सोडियम एसीटेट और वाटर। और ये सोडियम एसीटेट जो है, क्योंकि ये एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से बना है, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो करेगा और इसी वजह से पीएच जो होगी वो उसकी बेसिक होगी। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है pH 7 + हाफ pKa + हाफ log C, ठीक है। और log C मतलब जो C है, C इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ डेफिनेटली क्वेश्चन में Ka गिवन था, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। वहां पर 2 ऑप्शन थे जो बेसिक थे। तो अगर आपके बेसिक स्ट्रांग रहेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके का आपको अप्रोच करना है। एक और क्वेश्चन जो फार्माकोलॉजी से पूछा गया था डीपेट 2022 में, अ पेशेंट विद फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा का क्या होता है? ट्यूमर ऑन एड्रिनल ग्लैंड। इसको से क्या होता है कि एड्रिनल रश होता है बॉडी में, एड्रेनलिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। और हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट रहता है। A patient with pheochromocytoma is undergoing surgery and has not been administered with alpha receptor blocker. इसको अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दिया गया है। If he is administered with intravenous propranolol, propranolol जो होता है बीटा ब्लॉकर होता है, then which of the following effect will be evident? बताओ इनमें से कौन सा इफेक्ट आएगा अगर किसी पेशेंट को जो जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा है उसको अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दे, उसको बीटा ब्लॉकर देते हैं, तो बताओ कौन सा इफेक्ट आएगा? क्या उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो राइज हो जाएगा? क्या उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो फॉल हो जाएगा? क्या उसका ब्लड प्रेशर सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, या फिर उसको सीवियर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा? क्या आप में से कोई इसका आंसर दे सकता है मुझे? कोई एनीवन आंसर देना चाहेगा इसका? भरत, दीक्षा, पवन? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं भरत? मेरे को आवाज नहीं आई आपकी, प्लीज। 15 मिनट बाद अकॉर्डिंग टू मी सर, इंक्रीज राइज इन ब्लड प्रेशर सर। ओके, फ्रॉम अदर्स? दीक्षा?
ओके, नो रेस्पॉन्स, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होगा ना, तो दो तरीके के रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है, एक बाइंड कर सकता है अल्फा पे, एक बाइंड कर सकता है बीटा पे, ठीक है। इनको पता है एड्रेनलिन अल्फा बाइंड करेगा, बीटा पे। जब ब्लड वेसल्स पे जो अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट है उस पे बाइंड करेगा तो इट विल कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन, और जब ब्लड बीटा ब्लॉकर्स पे बाइंड करेगा, जब बीटा पे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, इट विल कॉज डायलेशन। याद कैसे रख सकते हैं? अल्फा 1 बीटा 2, ए बी सी डी। अल्फा 1 पे अगर एड्रेनलिन बाइंड करेगा इट विल कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, बीटा 2 पे अगर बाइंड करेगा इट विल कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्लियर है चीज? इसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स का डायमीटर होता है उसको अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनलिन मेंटेन करके रखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा है उसको तो एड्रेनलिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, क्योंकि हार्ट रेट जो होगा हमारे एड्रेनलिन से बढ़ेगा, तो हमको ये चाहिए कि ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट करें। डायलेट करने के लिए हमको क्या देना चाहिए था? अल्फा ब्लॉकर, ताकि कॉन्स्ट्रिक्शन हट जाए। बीटा जो है वो तो डायलेशन करवा ही रहा है, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, हमने उल्टा करा दिया। हमने क्या किया, उसको अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दिया, उसको बीटा ब्लॉकर दे दिया। अब क्या होगा, जो पहले से डायलेशन हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और जब ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा दैट मींस देयर विल बी राइज इन द ब्लड प्रेशर। इसका आंसर सिर्फ आपको ए बी सी डी याद रखना था इसके आंसर के लिए, अब इससे आपका आंसर निकल कर आ जाता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन 2022 का ही है। इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि आप एक ऑप्शन से पूरे क्वेश्चन को निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज क्वेश्चन को लिया हुआ है जीपीएट 2022 के पेपर से। यहाँ पर आपको जो पॉइजनिंग है उनको ट्रीटमेंट से मैच कराना है, और आपको अगर कोई एक भी आता होगा तो आप उसको मैच करा देंगे। जैसे कि अगर मान लो आपने क्या एएनएस पढ़ा था, आपको पता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए हम पहले डॉक्सिम देते हैं, यानी कि फिफ्थ का मैच होगा पी से, फिफ्थ का मैच होगा पी से, फिफ्थ का मैच होगा पी से, मतलब एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, एक ही ऑप्शन। आपको अगर पता होता वारफेरिन जो है उसका विटामिन के साथ ट्रीटमेंट किया था उसकी पॉइजनिंग के लिए, तो देखो 1 का आर से एक ही ऑप्शन है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं, उनमें इस तरीके का आपका अप्रोच लगाना है कि किसी एक ऑप्शन को आप ढूंढ लो वहां पे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आया था, स्पैन 40 इज केमिकली स्पैन 40 क्या है? अब याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रिक यूज कर सकते हैं। लक्ष्मण पब्लिक स्कूल ऑफिस LPSO 20 40 60 80। L फॉर लॉरेट होता है, P फॉर पाल्मिटेट होता है, S फॉर स्टीरेट होता है, O फॉर ओलिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्पैन 40 मतलब क्या हो गया सर बी, ऑप्शन सर बी है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। आपको याद रख सकते हो कैसे, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल ऑफिस से LPSO। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप from the below mentioned questions that lead to weakening of benzoic acid। क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है पता नहीं क्या है, इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कमजोर करेगा, उसको वीक करेगा, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में कितना आसान था ये। OH और NH2 ये दोनों सेम कैटेगरी के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लोरीन ऑप्शन डी सर, ये दोनों जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के। अब यहाँ पर ऑप्शन जो हो सकता है या तो ए और सी होगा या बी और डी होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वीकनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। यही दो ऑप्शन है हमारे पास, देखो ए और बी हो सकता है, नहीं दोनों डिफरेंट ग्रुप के। ए और सी हो सकता है, ए और सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी और सी हो सकता है, नहीं बी और सी नहीं हो सकता, ए और डी भी नहीं हो सकता। दैट मींस एक ही ऑप्शन अवेलेबल था यहाँ पर हमारे पास, ए और सी। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है किसी भी एसिड, कोई भी एसिड है, मान लो मेरे पास बेंजोइक एसिड है, ये एसिड है, किस बात से पता चलेगा? जब ये एच आयन रिलीज करेगा। कोई भी एसिड है वो एसिड कैसे पता चलेगा? जब वो एच आयन रिलीज करेगा।
एच रिलीज करेगा तो खुद कैसा बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है एसिड का, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है वो ये बात डिफाइन करेगी कि वो अच्छा एसिड है या फिर बेकार एसिड। बात समझने की कोशिश करना, जो इसकी आगे स्पीसीज बन रही है, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है एसिड का, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, वो उतना ही अच्छे से एचाइन डोनेट कर देगा। अब कोई अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम करेगा, मतलब वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। अब ये क्या है, चार्ज स्पीसीज है। चार्ज जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता किसी भी कंडीशन में, स्टैटिक रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। तो इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इसके नेगेटिव चार्ज को आप बढ़ाओगे, अगर इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाओगे मतलब इसकी स्टेबिलिटी को आप कम करोगे। और अगर मैं कोई इसको ऐसा ग्रुप दूं जो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाए, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। और मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, OH और NH2। दैट मींस ये वो दो ग्रुप हैं जो कि बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। बात समझ में आई? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको कैसे होगा। मान लो आपको किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, आप तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये पता चले कि वहां पे कुछ लोग ऐसे आए हों जिनके साथ आपकी नहीं बनती है या फिर जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, जिनके साथ आपकी लड़ाई है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप हेजिटेट करोगे जाने में, आप उतने अच्छे से नहीं जाना चाहोगे आप। लेकिन अगर वहीं दूसरी कंडीशन में ऐसा हो कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, जिनसे आपको बहुत प्यार है, तो आप और ज्यादा से जाना चाहोगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा ग्रुप लगाऊंगा जो इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, दैट मींस ये इससे इस कंडीशन में आने में कतराएगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्ल फिशर रिएजेंट इज यूज्ड इन एक्वामेट्री इज अ सॉल्यूशन ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि कई बार क्या होता है, कुछ जीपीटी क्वेश्चंस में किसी ऑप्शन में ना बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हुए होते हैं, और मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि जिस क्वेश्चन में, जिस ऑप्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हुए होते हैं, वही ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट होता है। बिना देखे बिना समझे आप लगा सकते हो, अगर आपको कभी तुक्का मारना हो। ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया गया हो, मैक्सिमम चांस होते हैं कि वही करेक्ट ऑप्शन होता है। ये क्वेश्चन जीपीटी 2022 का है। इस क्वेश्चन को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इससे आसान क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं था। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 cholesterol is treated with bromine। 2 cholesterol, ये स्ट्रक्चर जो मैंने दिया है आपको, इस स्ट्रक्चर में एग्जाम में नहीं था, इसे मैंने दिया है। देखो ये बोल रहा है कि 2 cholesterol मतलब कि सेकंड पोजीशन पर क्या है, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ब्रोमीन को अगर आप लगाओगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सैचुरेशन होगा, ब्रोमीन जाकर खुद वहां पर बाइंड कर जाएगा। और इन्होंने दिया भी है 5-beta-6-alpha डाइब्रोमो, मतलब डाइब्रोमो वहां पर लग जाएगा जाकर। अब मेरे को ये बताओ, इन्होंने खुद बोला है कि सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन कहां पर जाकर जुड़ेगा, ऑब्वियसली डबल वहां पर सेकंड पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। एक ही तो ऑप्शन था वहां पे, बच्चे कंफ्यूज हो गए, पता नहीं बीटा होगा अल्फा होगा क्या होगा, एक ही तो ऑप्शन था वहां पे। जब सेकंड पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमारा ब्रोमीन जाके लगेगा, यही ऑप्शन था। 25 को भी छोड़कर आगे थे। तो ये आपको इस तरीके से, जब होता क्या है, जब आप तैयारी करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, तब आप इन क्वेश्चंस को समझ पाते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन कैसा होगा। बहुत बच्चे क्या हो गए, देख के स्ट्रक्चर समझ के यार मैं तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ही नहीं जानता हूँ, पता नहीं क्या होगा उसमें, और डर के क्वेश्चन को छोड़कर आ गए, जबकि इससे आसान क्वेश्चन नहीं था कुछ भी। अब अगर इनकेस आपको जीपैट की गाइडेंस चाहिए तो ऑब्वियसली हम लोग का प्रयास बैच चल रहा है। इससे पहले हम लोग अकेडमी पढ़ाते थे, अभी हम लोगों का क्लास चलता है जिसमें डेली शाम के टाइम क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग कराते हैं, और जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स हम लोग अवेलेबल कराते हैं बच्चों को रिवीजन के लिए। नोट्स हैं हमारे जो कि ऐप में अवेलेबल होते हैं, और ऑफलाइन के लिए भी हम लोग देते हैं। देन ऑब्वियसली जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं और कुछ मॉक टेस्ट होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और डेली लाइव क्लासेस का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, 45 मिनट्स हम लोग पढ़ाते हैं, और उसको फिर लास्ट के 15 या 20 मिनट्स जो होते हैं उसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और जो आपको किस कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा कॉलेज में आपको जाना चाहिए, वो सारी करियर काउंसलिंग भी होती है। अगर आप लोगों को ऐप इंस्टॉल करना है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ।
ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। लिंक आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ये हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, जो हम इवनिंग क्लासेस होते हैं, शेड्यूल सकते हैं हम इवनिंग हाई क्लासेस कराते हैं, ताकि जो आपका कॉलेज का टाइम है वो हैम्पर ना हो और आपकी तैयारी स्मूथली चलती रहे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। So, thank you, Mr. Pankaj Dagar, for this wonderful lecture to the GPAT aspirants. I must say that students will surely get the benefit from this lecture, and this was truly a wonderful lecture. थैंक यू सो मच सर। So, thank you. ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ